स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जब बजट पेश किया गया तो एक बहुत ही तकनीकी और महीन लाइन बोली गई, हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। ध्यान दीजिएगा, तो इतिहास गवाह है कि भारत में इस प्रकार की समितियां रिपोर्ट लिखने के लिए नहीं बल्कि पुरानी संरचनाओं को तोड़कर एक नई आर्थिक दिशा तय करने के लिए जानी जाती हैं। आपको याद होगा 1991 की नरसिम्हन कमेटी, जिसने भारत में लाइसेंस राज के अंत की आहट दे दी थी। उसी प्रकार 2026 की यह कमेटी उस भारत के बैंकिंग दर्शन को चुनौती दे रही है जिस पर भारत पिछले 50 सालों से टिका हुआ था। सवाल अब मर्जर का है ही नहीं, सवाल यह है कि क्या भारत का बैंकिंग उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फाड़कर अब एक कॉर्पोरेट मैनिफेस्टो लिखने जा रहा है। ध्यान दीजिए, इतिहास में जब भी बैंकिंग की परिभाषा बदली है, बैंकिंग की भाषा बदली है, तो आम आदमी की आर्थिक किस्मत पर भी उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है। और महत्वपूर्ण रूप से अगर आप ध्यान देंगे तो 1969 जब नेशनलाइजेशन हुआ तो बैंक लोगों के पास आए थे। आज 2026 में सवाल यह है कि क्या बैंक अब लोगों से दूर जा रहे हैं और कॉर्पोरेट्स के पास आ रहे हैं। देखिए, 1969 का जो नेशनलाइजेशन था, जो राष्ट्रीयकरण था, वह सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं था, वह इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का एक बहुत ही साहसिक प्रयोग था। उस दौर का मंत्र जो था वह था क्रेडिट फॉर द मासेस, आम जनता तक बैंकिंग सिस्टम की पहुंच। और इसी थ्योरी के साथ बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। बैंकों को तिजोरियों से निकालकर खेतों की मेड़ों तक पहुंचाया गया था। नतीजा यह हुआ कि आज सरकारी बैंकों की लगभग 65% शाखाएं ग्रामीण और अर्धशहरी भारत की नब्ज थामे हुए हैं। उस समय बैंक का काम निश्चित तौर पर मुनाफा कमाना नहीं था, बैंक का काम था समाज को ऊपर उठाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, गरीब तक बैंकिंग पहुंचाना। लेकिन 2026 का सच अलग है। ग्लोबल इकोनॉमी की विसात पर सोशल बैंकिंग कभी भी आपको पदक नहीं दिला सकती। आज के कीवर्ड्स बदल चुके हैं। आज के कीवर्ड्स हैं स्केल, वेलोसिटी और कैपिटल डेप्थ। हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के युग से निकलकर फाइनेंशियल डोमिनेंस की दहलीज पर खड़े हैं। अब बैंक से यह नहीं पूछा जाता कि आपने किसे ऊपर उठाया, अब बैंक से यह पूछा जाता है आपने कितना कमाया। और सरकार का यह तर्क भावनात्मक भी नहीं है, यह विशुद्ध रूप से गणितीय तर्क है, मैथमेटिकल लॉजिक है। जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा हो, लेकिन हमारा सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज विश्व के टॉप 40 बैंक्स में भी जगह पाने के लिए संघर्ष करता हो, तो इस समय हमें इस कैपिटल वैक्यूम को संभरने के लिए प्रयास करने होंगे। विकसित भारत के लिए क्या चाहिए? विकसित भारत के लिए चाहिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। हमें चाहिए ग्रीन ट्रांजिशन के लिए अरबों डॉलर की पूंजी। और कड़वा सच यह है कि हमारे ये खंडित बैंक, हमारे ये छोटे छोटे बैंक, सरकारी बैंक इतने बड़े जोखिम को अपनी बैलेंस शीट पर शो नहीं कर सकते। अब सरकार के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि टैक्स पेयर्स के पैसों से बार बार बैंकों को रिकैपिटलाइज किया जाए और उन्हें सस्टेन किया जाए। दूसरा रास्ता सरकार के पास यह है कि वे इसे इतना विशाल बना दे कि वे खुद अपने फैसले ले सके। एक असहज सच्चाई यहां पर आती है सामने, जिस पर सबका ध्यान जाना चाहिए कि भारत को विकसित बनाने की कीमत छोटे बैंक उठा नहीं सकते और छोटे लोगों का जोखिम बड़े बैंक उठाएंगे नहीं। तो मुद्दा यहां पर बहुत सेंसिटिव हो जाता है और इसे समझना चाहिए। देखिए, नीतिगत गलियारों की बात करें और मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है कि यह कमेटी बैंकिंग 2.0 का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगी, जिसके 3 मूल स्तंभ होंगे। पहला होगा स्केल का, यानी कि पैमाने का। विलय के माध्यम से 12 सरकारी बैंकों को 4 से 5 नेशनल चैंपियंस में बदल दिया जाएगा। दूसरा होगा गवर्नेंस के ऑटोनॉमी का, यानी कि शासन में पेशेवर बोर्ड संरचना रखी जाएगी। बैंक के सीईओ का चयन हो या बड़े पदों पर चयन हो, फाइलों और मंत्रालयों के द्वारा या नहीं होगा, प्रोफेशनल बोर्ड्स उनका
नियुक्ति किया करेंगे। और तीसरा मार्केट ड्राइवन कैपिटल होगी, यानी कि पूंजी जो है वो मार्केट ड्राइवन होगी। सरकार अब बेल आउट नहीं देगी और बैंकों को बाजार से पूंजी जुटानी होगी। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो एक नया खाका बैंकिंग सिस्टम के लिए बनाया जा रहा है। यह प्राइवेटाइजेशन तो नहीं है, लेकिन यह कॉर्पोरेटाइजेशन अवश्य है। मालिक सरकार रहेगी, लेकिन इसका मिजाज कॉर्पोरेट का हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार अब बैंक की मां की तरह नहीं, बल्कि उसके शेयर होल्डर की तरह काम करना चाहती है। और जब सरकार पीछे हटती है तो एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसे समय ही भरेगा, उसको देखना होगा। यहां से एक बुनियादी और बौद्धिक द्वंद्व को भी समझने का प्रयास कीजिएगा, जो कि है कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट का मतलब होता है रिस्क और प्रॉफिट का लॉजिक, और उसी से सारी चीजों का डिसीजन। दक्षता बढ़ेगी, एनपीएस कम होंगे, निश्चित तौर पर फैसले तेज होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उस प्रायोरिटी सेक्टर का क्या होगा, उस प्राथमिकता वाले क्षेत्र का क्या होगा। जब बैंक का रडार सिर्फ और सिर्फ हाई रिटर्न प्रोजेक्ट्स खोजेगा, तो क्या ग्रामीण कर्जदार बैंक के लिए एक लायबिलिटी बनकर नहीं रह जाएंगे। यहां पर ध्यान देना जरूरी है कि यहां एक स्प्रेडशीट और एक जिंदगी दोनों आमने सामने खड़ी होती हैं। बैंक अगर सिर्फ रिस्क देखेंगे तो गरीब उन्हें हमेशा रिस्क ही दिखेगा, और यह फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक सरकारी ऑब्लिगेशन बन के रहने देगा, जबकि बैंक केवल और केवल बैलेंस शीट के लिए अपना सारा काम करेंगे। यहां पर यह द्वंद्व समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक अगर केवल और केवल महत्वपूर्ण है, जब बैंक केवल जोखिम देखेंगे तो गरीब हमेशा ही जोखिम भरे उन्हें दिखाई देंगे। तो 2020 में सरकार ने जो प्रक्रिया शुरू की थी बैंक मर्जर की, 2026 उसका एंड गेम है। मर्जर 2.0 सिर्फ बैंकों को जोड़ना नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक रीढ़ को, इकोनॉमिक बैकबोन को रीडिजाइन करने जैसा है। केंद्रीय बैंक ने भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब सर्वाइवल नहीं, स्ट्रेंथ का दौर है, और भारत अब मिनी बैंक्स वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि फ्यू बट पावरफुल बैंक्स वाला देश बनकर रहेगा। 2020 की यह प्रक्रिया इस प्रकार से आगे चलकर समाप्त होगी, जहां पर 2017 में 27 पीएसयू बैंक थे, 2020 में वे घटकर 12 रह गए, और अब 4 से 5 पीएसयू बैंक्स को ही रखने का प्लान है सरकार का। तो सवाल यह नहीं है कि बड़े बैंक बुरे हैं या अच्छे हैं, फायदा देंगे या नुकसान देंगे। सवाल यह है कि विकसित भारत की परिभाषा में कौन शामिल होगा। अगर मेगा बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करें, भारत को ग्लोबल लीग में आगे लेकर के जाएं, लेकिन एक छोटा उद्यमी, एक स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर है, वह पूरे के पूरे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से ही बाहर हो जाए, तो यह सुधार तकनीकी रूप से सफल अवश्य हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से पूरे का पूरा अधूरा ही रहेगा। आपकी नजर में क्या बड़ा बैंक होना विकसित होने की पहली शर्त है, या फिर हमें बिग बैंकिंग से पहले बिग इंक्लूजन भी करना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि बैंक और बैंकिंग सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, यह देश के भरोसे और देश के उस इंक्लूजन की भी कहानी है, जो हमें हमारे जैसा देश एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए यहां तक अपने सफर में चल कर आया है। तो महत्वपूर्ण है, आपके विचारों का इंतजार रहेगा। एक छोटी सी बात यह है कि मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर, जहां से आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, और यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 2026 का टारगेट अगर आपका है और आपने फॉर्म भर दिया है, अभी तक आपने अगर बेहतर ढंग से अपना रिवीजन, अपडेशन और टेस्ट नहीं लगाए हैं, तो आप एसआईपी बैच को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी सीसेट के साथ। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 या 28 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास P2I बैच है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में क्लासेस दी जाएंगी। 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, सब कुछ मिलेगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, और टेस्ट सीरीज और हैंड रिटन नोट्स वगैरह की सुविधाएं भी हैं। आप एक बार हमारी इसकी डिटेल्स को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिंक या फिर ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। हमारे कोर्सेज को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी रैंक बूस्टर सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको सभी कोर्सेज पर 50% का ऑफ, यानी कि एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि आप हमारे कोर्सेज को जब भी खरीदने जाएं
तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करेगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।